नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन के अंदर एक जश्न का माहौल तो बन ही गया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या नीतीश नायडू से बात भी बन गई है? अगर बन गई है तो कांग्रेस के 99 और समाजवादी पार्टी के 37 और 33 अखिलेश डीएमके के सांसद फिर तो कमाल कर गए। जहां टूट रही थी गठबंधन, वहां गठबंधन जुड़ने लगी और जुड़ने के साथ साथ बात भी बनने लगी। लेकिन जरा इसे गौर से समझिए आप दर्शक, राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से घटित हो रहे हैं और यह मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है। क्योंकि अगर बार बार चंद्रबाबू नायडू अल्टीमेटम दे रहे हैं मोदी को कि आप अमित शाह को हटा दीजिए और उनके बेटे नारा लोकेश फंसे हुए हैं, उनके इस्तीफे की मांग चल रही है, अगर अमित शाह को नहीं हटाया गया तो उनके बेटे की भी इस्तीफा हो जाएंगे। अमित शाह का इस्तीफा तो होगा ही आज या कल, क्योंकि जेएनजी छोड़ने वाला नहीं है और विपक्ष रुकने वाला नहीं है। लेकिन नारा लोकेश का इस्तीफा हो जाएगा, जो शिक्षा मंत्री हैं आंध्र प्रदेश के। तो चंद्रबाबू नायडू बहुत फंसे हुए हैं और जेएनजी का आंदोलन आंध्रा के अंदर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस्तीफे की मांग हो रही है। अगर चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश का इस्तीफा हो जाएगा तो फिर वह सीएम कैसे बनेंगे? जिस व्यक्ति का शिक्षा मंत्री के रूप में स्वीकार प्रदेश नहीं कर रहा है आंध्रा, वह मुख्यमंत्री के रूप में कैसे उसको स्वीकार करेगा? तो यह चिंता चंद्रबाबू नायडू के सामने आ गई। तो चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के नजदीक बार बार जा रहे, बार बार कांग्रेस नेताओं से मुलाकात हो रही। तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक आखिरी अल्टीमेटम दिया, अमित शाह का या तो मंत्रालय बदल दीजिए या तो फिर इस्तीफा ले लीजिए। अब यह कहा जा रहा है कि 3 दिन से यह चीजें चल रही है और नरेंद्र मोदी की बैठक पर बैठक हो रहा है, अमित शाह के इस्तीफे पर विचार हो रहा है। लेकिन क्योंकि कैबिनेट विस्तार भी मोदी का होना है, जो 29 जून को होना था, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? छात्र आंदोलन की वजह से वह सारे चीज बिगड़ गए मामले। उसी में नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाने की बात थी, तो अमित शाह को डिप्टी पीएम बनाने पर चर्चा चलने लगी थी। लेकिन छात्र आंदोलन ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा दिया, अमित शाह लपेटे में आ गए। तो अब 3 दिन से बात चल रही है, लेकिन कोई विकल्प अभी तक नहीं मिल पाया अमित शाह का। और चंद्रबाबू नायडू का प्रेशर लगातार मोदी के ऊपर बनता जा रहा है कि आप हटाइए, अन्यथा हमें अब समर्थन वापसी तक सोचना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक चीज है कि अगर सोचना पड़ेगा वाली बात कर रहे हैं तो कांग्रेस से मुलाकातें क्यों? क्या विकल्प तलाश लिया है? और अमित शाह के इस्तीफे पर बात आ रही है कि अमित शाह के इस्तीफे पर उनके बेटे किसी तरह से बच जाए, और नहीं बचे टूल पकड़ा तो मोदी से समर्थन वापस ले ले। 16 सांसद चंद्रबाबू नायडू के हैं और 2 पवन कल्याण के हैं, 18 सांसद एक झटके में। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना की सीएम है, वह चंद्रबाबू नायडू के बहुत खास बताए जाते हैं, बहुत अच्छी गहरी दोस्ती है, बल्कि चंद्रबाबू नायडू के चेले बताए जाते हैं, शिष्य बताए जाते हैं। लेकिन तेलंगाना और आंध्रा अलग होने के वक्त जब चंद्रबाबू नायडू का कोई जनाधार तेलंगाना में नहीं था, तो वह पार्टी छोड़कर के कांग्रेस में शामिल हुआ और अब इस वक्त वह मुख्यमंत्री है और राहुल गांधी के बहुत खास है। अब ऐसे में रेवंत रेड्डी राहुल गांधी तक या कांग्रेस के
राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक तो बात पहुंचाएंगे, क्योंकि वह तो बहुत खास है और मिलते भी हैं। लेकिन साथ ही साथ डीके शिव कुमार से नजदीकियां बहुत काफी बना रहे हैं चंद्रबाबू नायडू और कर्नाटक के सीएम। और कर्नाटक और तेलंगाना दोनों जगह पर कांग्रेस की सरकार के बीच में आंध्र प्रदेश है। अब दोनों बीच में आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष शर्मिला रेड्डी को बनाया है, जो बहुत ही चर्चित और बहुत बड़े ब्रांड के रूप में वाईएसआर राजशेखर रेड्डी की बेटी है, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे आंध्रा के। आंध्रा तेलंगाना एक था उस वक्त, मुख्यमंत्री रहे। उनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश में वो चल बसते हैं करनौल के जंगल में, मौसम खराब होने के वजह से। उस वक्त रोसैया को कांग्रेस सीएम बनाती है। उसके बाद तो जगन मोहन रेड्डी नाराज होकर के कांग्रेस छोड़ देते हैं, जो इस वक्त आंध्र प्रदेश के मुख्य विपक्षी पार्टी है। लेकिन फर्क यह है कि जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू, जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी तो भी मोदी को समर्थन था, और चंद्रबाबू नायडू की है तो भी मोदी को समर्थन। तो चंद्रबाबू नायडू अब विकल्प अलग करना चाहते हैं, ताकि जनता का वोट एक तरफा न जाए, ताकि उनका वजूद बचा रहे। तो चंद्रबाबू नायडू का संगठन है पूरा, कांग्रेस के संगठन में कमी है आंध्र प्रदेश के अंदर, बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। लेकिन इस वक्त जो हवा चल रही है जेएनजी की, कांग्रेस को बहुत काफी मजबूती मिल रही है। कांग्रेस तेलंगाना के तर्ज पर आंध्रा में सत्ता में आ सकती है 2029 में, जब विधानसभा का चुनाव होगा, और लोकसभा के भी चुनाव उसी समय होता है। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू यह देखते हुए कि मोदी ब्रांड तो खत्म हो गया, उनका कंट्रोल भी नहीं रहा, न पार्टी पर, न सरकार पर, न संगठन पर, तो उनका लगातार गिर रहा है और राहुल गांधी का उछाल मार रहा है। और जनता को नाराजगी चंद्रबाबू नायडू से कम नरेंद्र मोदी को समर्थन दे रहे इसलिए ज्यादा है, तो उनके बेटे का इस्तीफा मांगा जा रहा है। और इस्तीफा हो गया, उग्र हो गया आंदोलन, तो फिर उनके लिए संकट होगा कि फिर मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस की तरफ भी अपने विकल्प को तलाश रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बिहार के अंदर तो एक अलग ही अजूबा चल रहा है। अब बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ बैठक की जब से, तब से चर्चाएं गर्म हो गई हैं। और बिहार के अंदर 40 से 45 मिनट तकरीबन बंद कमरे में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की बैठक हुई। उसके बाद नीतीश कुमार संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष जो है उनसे बैठक की। इससे अब यह कहा जा रहा है कि 130 विधायकों की सूची तैयार करने की बात की गई थी, और सूची 133 की तैयार हो गई है। यानी कि एक अच्छा खासा बहुमत, और बहुमत का नॉर्मल आंकड़ा बिहार के अंदर 122 का है, और 133 हो रहे हैं। यानी कि 11 विधायक, माफ कीजिएगा सांसद में बोला विधायक, 11 विधायक अधिक हो रहे हैं। यानी कि एक कंफर्टेबल सरकार चल सकती है। तो नीतीश कुमार के 85 विधायक और 12 सांसद हैं। यह चीजें अब दिल्ली तक हड़कंप मची हुई है। और मैंने आप दर्शकों को अपने खबर में बताया था कि नीतीश कुमार के साथ 3 बैठकें मानसून सत्र में प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई डायरेक्ट, जिसमें ललन सिंह और संजय झा दोनों ही उसमें शामिल थे। लेकिन तीनों बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। तीनों बैठक में नीतीश कुमार का एक ही राग था, सीएम की कुर्सी वापस की थी। क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर सांसद और विधायकों दोनों का दबाव है। जो नीतीश कुमार के 85 विधायकों में 68 विधायक तो सम्राट चौधरी को सीएम ही नहीं देखना चाहते थे, उसी समय विरोध कर रहे थे। तो जेडीयू की बैठक के बगैर एनडीए का नेता उनको चुन लिया गया, सम्राट चौधरी को। वैसे ही जैसे नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों के संसदीय दल के नेता नहीं है, लेकिन उनको प्रधानमंत्री चुन लिया गया, जो कि असंवैधानिक है। लेकिन यहां तो संविधान की बात ही नहीं है।
तो वहां भी वैसे हुआ, तो विरोध हो गया। अब खरमंडल यह हो गया कि बांका संसदीय क्षेत्र के सांसद जेडीयू के गिरधारी यादव ने कहा कि आप किसी एक छोटे से कार्यकर्ता को बना दीजिए जेडीयू के, निशांत कुमार को अपने बेटे को बना दीजिए, किसी को भी बना दीजिए, अब जेडीयू का सीएम होना चाहिए। कार्यकर्ताओं की भी यही मांग थी। अब नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बोल करके मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया गया और उसके बाद उनको ठग दिया गया। तो नीतीश कुमार के वोटर भी गायब हो रहे हैं, पार्टी में भी घमासान मचा हुआ है। तो फिर नीतीश कुमार ने विकल्प तलाशना शुरू कर दिया, वादा खिलाफी मोदी ने किया तो। और अब बिहार के अंदर जिस तरह से छात्र का आंदोलन अब तेजी पकड़ रहा है, उससे नीतीश कुमार के लिए और भी मुश्किल होगा जवाब दे पाना। इसलिए नीतीश कुमार के दोनों डिप्टी सीएम ने 15 अगस्त को सम्राट चौधरी के किसी भी कार्यक्रम से दूरी बना लिया, नहीं गए विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, लेकिन बाकी के नेता भी दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब लगातार नीतीश कुमार की यह बैठकें और तेजस्वी यादव के साथ बैठक, और उसके बाद आज तेजस्वी यादव राजभवन घेरने के लिए निकलने वाले हैं और प्रशांत किशोर छात्रों को समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस का फुल सपोर्ट है, राहुल गांधी लगातार छात्र संवाद कर रहे हैं और शुरुआत ही छात्र आंदोलन का कांग्रेस ने ही किया। कांग्रेस के यूथ कांग्रेस और कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई ने किया जब नीट पेपर लीक 22 लाख बच्चों का हुआ था। लेकिन 300 शहरों में कांग्रेस प्रदर्शन करती रही, लेकिन कोई मीडिया दिखाया नहीं। लेकिन जंतर मंतर से सब कुछ खुलासा हो गया। ऐसे में मोदी सरकार फंसी हुई तो है, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की बैठक इस बात की तरफ संकेत करनी शुरू कर दी है कि खेल बहुत बड़ा रचा जा रहा है और मोदी जिस तरह से लगातार डाउनफॉल हो रहा है और सवालों में गिर गए हैं। अब अमित शाह के इस्तीफे पर चंद्रबाबू नायडू अड़े हैं और नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी। नरेंद्र मोदी फैसला नहीं कर पा रहे क्योंकि कंट्रोल उनके हाथ से निकल चुका है और 30 साल के प्रयास के बाद भारतीय जनता पार्टी का सीएम बना है और जेडीयू के लोग इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी जेडीयू का सीएम नहीं बनने देगी। पिछले दिनों नीतीश कुमार ने एक ऐलान किया था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, चाहे वह ग्राम प्रधान का हो, चाहे वह एमएलसी का हो, विधायक का हो, सांसद का हो, कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन दो बहुत मुख्य बयान जो सुर्खियां बटोर रहे हैं, पहला ललन सिंह का और दूसरा संजय झा का। संजय झा ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में यह कहा, जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा भी था, कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से कांग्रेस की वजह से बाहर निकल करके नहीं आए, ममता और केजरीवाल की वजह से आए। कांग्रेस से हमारे रिश्ते अच्छे हैं, यानी कि संकेत दे रहे हैं कि हमारे पास विकल्प है। दूसरा, उसके कुछ ही वक्त बाद ललन सिंह का बयान आया कि भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी में न रहे या ध्यान रखे कि नीतीश कुमार के समर्थन से बिहार से लेकर दिल्ली तक सरकार चल रही। यह दो बयान एक बहुत बड़ा अल्टीमेटम मोदी सरकार के लिए था। अब दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू छात्र आंदोलन के दौरान भी, जब नीट पेपर लीक हुआ था और बच्चे सड़क पर उतरे थे, तब ही मोदी को अल्टीमेटम और अमित शाह को चंद्रबाबू नायडू ने दिया था कि इन बच्चों की जो भी छोटी मोटी मांगे हैं मान लीजिए आप, नहीं तो अगर यह टूल पकड़ा तो बड़े मगरमच्छ की तरफ बात जाएगी। उस वक्त अमित शाह ने भी और नरेंद्र मोदी ने भी नजरअंदाज कर दिया, उनकी कोई बात नहीं मानी। एनडीए गठबंधन का मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाने को कहा कि अगर कोई बात होगी तो हर एनडीए गठबंधन का हर नेता उस पर भागीदार होगा, हर कोई जवाब देगा, लेकिन भाजपा ने वह नहीं माना। भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे को चलाती रही और अपने तरीके से चलाती रही, एनडीए गठबंधन को कहीं भी किसी भी एजेंडे में शामिल नहीं किया। अब जब भाजपा फंस गई है तो एनडीए से सपोर्ट चाहती है और एनडीए उस सपोर्ट को न देकर के बाहर हटता हुआ, हाथ खींचता हुआ नजर आ रहा है।
क्योंकि भाजपा के एजेंडे पर फंसी है भाजपा, तो फिर एनडीए मोदी के पाप का भागीदार क्यों बने। अब जनता ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा और अब अमित शाह के इस्तीफे की मांग हो रही है, क्योंकि दिल्ली में 20 जुलाई को अमित शाह ने जो आदेश दिए और जिस तरह से बर्बरता हुई और सरकार पल्ला झाड़ रही है कि नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, वह इसे उल्टा पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को, और यह उल्टा पड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर रहा है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के ऊपर बात आ गई, क्योंकि पूरे देश में इस वक्त यही हाल है। ऐसे में राहुल गांधी के पुणे के अंदर जो होना है महिलाओं के साथ संवाद, छात्रों का महिलाओं की गूंज कार्यक्रम, यानी और कहा जा रहा है कि 1 लाख से अधिक महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन किया है। तो जैसे युवा राहुल गांधी से कनेक्ट हो रहे हैं और महिलाएं कनेक्ट हो रही हैं, इससे नरेंद्र मोदी सरकार के लिए संकट यह है कि राहुल से कनेक्ट होने का मतलब कि मोदी से दूर हो रहे हैं। तो वहां पर 31 अगस्त तक के लिए कर्फ्यू जैसे हालात बना दिए गए कि 4 लोग एक साथ नहीं लगेंगे, नहीं खड़े होंगे, नहीं चलेंगे, नहीं बात कर सकते हैं। और यह सब नागपंचमी और रक्षाबंधन के मद्देनजर। क्या आपने सुना है कभी कि कहीं भी रक्षाबंधन को लेकर के कर्फ्यू के हालात लगते हैं, ऐसे होते हैं? नागपंचमी पर कर्फ्यू लगा दिया जाता है? जी नहीं, यह राहुल गांधी के महिलाओं की गूंज का डर है कि ऐसा होता है। लेकिन अब आधी रात यह खबर निकलती है कि कार्यक्रम तो होगा और प्रशासन रुक नहीं पाएगी, नहीं हुआ तो पुणे को जंतर मंतर महिलाएं बना देंगे। सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी का हर दांव कैसे उल्टा पड़ रहा है। राहुल गांधी को लगता है कि नरेंद्र मोदी और मोदी की पुलिस पीएम बना करके छोड़ेगी। अब यह बात तो साबित हो रही है कि राहुल गांधी को मोदी की पुलिस और मोदी खुद ही पीएम बना करके छोड़ेंगे, इतने पॉपुलर करते हैं। जितना राहुल गांधी के कार्यक्रम को रोकने का प्रयास किया जा रहा है उतने ही उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है और बहुत तेजी से बढ़ रही है, और नरेंद्र मोदी की बहुत तेजी से डाउन हो रही है। अब ऐसे में इसका असर जो झारखंड में था, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी एक पतली गली छोड़ी थी छात्रों के आंदोलन में अपने एबीवीपी को खड़ा करके, छात्र संगठन को जो उग्र बना दिए, बंगाल और बिहार से लोगों को ले जाकर के पत्थरबाजी करवा दिए, गिरफ्तार किए गए हैं लोग, कार्रवाई चल रही है, लाठीचार्ज हुआ है उन्हीं लोगों पर हुआ है, और जो गिरफ्तार हुए वह भाजपा से संबंधित निकल रहे हैं। ऐसे में छात्रों की मांग करके और 2014 से सारे पेपरों को रद्द करके हेमंत सोरेन ने जिस तरह से एक इतिहास रचा, राहुल गांधी के चिट्ठी के बाद छात्रों ने राहुल गांधी की जयकारा के नारा लगाए और कहे कि राहुल गांधी को हम पीएम बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का वह दांव उल्टा पड़ गया। अब चंद्रबाबू नायडू इस बात को लेकर के ज्यादा चिंतित है कि शर्मिला रेड्डी आंध्र प्रदेश के अंदर जो वाईएसआर राजशेखर रेड्डी की बेटी है, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है, उनको सपोर्ट मिल रहा है महिलाओं और युवाओं का। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश के इस्तीफे की मांग की जा रही है छात्रों द्वारा। जब छात्रों द्वारा मांग की जा रही है, वह शिक्षा मंत्री है, तो अमित शाह के मैटर से ही वह जुड़ा हुआ है। अमित शाह अगर इस्तीफा मांग हो रहा था, अगर दे दिए होते या पार्लियामेंट में मानसून सत्र के दौरान आ करके जवाब दे दिए होते कि हमने नहीं चलाया, तो भी फंस जाते, और आदेश दिया है या मान लेते तो भी फंस जाते। यानी कि दोनों सिचुएशन में इस्तीफा उनका होता। ऐसे में पूरा मानसून सत्र 20 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक नहीं नजर आए, आखिरी दिन वंदे मातरम के गान पर वह आकर के उपस्थित होते हैं और गायब हो जाते हैं। ऐसे में अब इस्तीफे की मांग जोर पकड़ रही है। तो चंद्रबाबू नायडू ने अल्टीमेटम दे दिया, भैया आप जल्दी से अमित शाह का इस्तीफा लीजिए, वरना क्या नाम है कि आपके इस्तीफे पे आ जाएगा मोदी जी। और नारा लोकेश को बचाना चाहते हैं। अब नारा लोकेश को जल्द ही उन्हें मुख्यमंत्री बनाना है, खुद इस्तीफा देने वाले हैं, उम्र ज्यादा हो रही है चंद्रबाबू नायडू की, और शिक्षा मंत्री पर नारा लोकेश फंस गए हैं चंद्रबाबू नायडू के बेटे। तो अब अमित शाह के इस्तीफे से बात बनेगी नहीं बनेगी यह वक्त बताएगा। लेकिन 3 दिन की बैठक में अभी तक निष्कर्ष नहीं निकला कि अमित शाह को
गृह मंत्री के पद से हटाते हैं तो कहां शिफ्ट करेंगे, क्योंकि गृह मंत्री के रूप में जो उनको सिक्योरिटी मिली हुई है, दूसरे नीचे उसके नीचे कद पर आएंगे मंत्री पद, तो वह सिक्योरिटी उनके पास नहीं रहेगी जो सिक्योरिटी अभी है, तो उसमें भी गिरावट आएगा। फिर गृह मंत्रालय के नीचे ही सब मंत्रालय है, तो नंबर 2 के जो नेता बने हुए हैं फिर वह नंबर 3 और नंबर 4 पर आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। तो क्या जो पिछले दिनों चर्चा उठी थी कि अमित शाह को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो गुजरात चले जाएंगे अमित शाह या फिर रहेंगे? अगर गृह मंत्री से हटा के दूसरा मंत्री बनाया जाता है तो बवाल होगा, जैसे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे हुआ था कि धर्मेंद्र प्रधान को किसी भी मंत्रालय में शामिल नहीं करना है, उनको आउट कीजिए मंत्रिमंडल से। तब उन्हें आउट किया गया और उन्हें अब उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनाने के प्रयास और बहाने तलाशे जा रहे हैं। वैसे ही अमित शाह के लिए तलाशे जा रहे हैं क्या? 3 दिन में अभी तक निर्णय नहीं हो पाया, तो चंद्रबाबू नायडू फिर कि जल्दी फैसला कीजिए क्योंकि हमारा यहाँ गला फंसा हुआ है। ऐसे में 18 सांसदों के साथ वह कांग्रेस से संपर्क साध रहे हैं और क्योंकि कई मुलाकातों की तस्वीरें आ गई, लेकिन नीतीश कुमार ने भी एक इतिहास रच दिया। नीतीश कुमार ऐसे पलटू राम कहे जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा किसी को नहीं होता है। लेकिन अब जो गला फंसा है, सेम परिस्थितियां उनकी भी है कि बिहार में छात्र आंदोलन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और वह छात्र आंदोलन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग चल रही है और सम्राट चौधरी के भी इस्तीफे की मांग हो रही है। दोनों पैरेलल चल रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी फिर फंस गई। अब नीतीश कुमार न तो जवाब दे पा रहे हैं, जैसे राहुल गांधी ने झारखंड पर जवाब दे दिया, अब एनडीए का कोई नेता दे नहीं पा रहा है। तो जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान की चर्चा नहीं होती है, जबकि उनका भी सहयोग है बिहार के अंदर और केंद्र के अंदर भी। लेकिन नीतीश कुमार की चर्चा होती है क्योंकि नीतीश कुमार मुख्य है, 20 साल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे और नीतीश कुमार के बगैर भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं सकती। वह 30-35 सीटों पर आकर के अटक जाएगी नीतीश कुमार के बगैर। ऐसे में नीतीश कुमार के ऊपर प्रेशर है। अब नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी से हट चुके हैं, अब सीएम बनेंगे नहीं, तो उनके बेटे का भविष्य या पार्टी का जो भविष्य है, पार्टी आगे भी चले, इसके लिए नीतीश को बोल्ड फैसले लेने पड़ेंगे। तो नीतीश फिर एक बार पलटी मारने की एक बड़ी तैयारी में है। लेकिन यहां पर मामला उलझ गया कि सीएम कौन बनेगा। अब पार्टी के अंदर जो 85 विधायक है, जिसमें 86 विधायक 86 विधायक कर रहे थे, सम्राट चौधरी का विरोध कर रहे थे। अब गिरधारी यादव, दिनेश चंद्र यादव जैसे लोग जो हैं, जो विरोध कर रहे हैं अब और कह रहे हैं कि जेडीयू का सीएम हो। जेडीयू के किसी भी नेता को सीएम बना देंगे तो चलेगा, लेकिन चर्चा चल रही है लल्लन सिंह और संजय झा का, क्योंकि निशांत कुमार अभी सीएम की कुर्सी संभालने की स्थिति में नहीं है। इस वक्त शिक्षा मंत्री है, उन्हें अभी राजनीति बहुत सीखनी पड़ेगी। बिहार की राजनीति इतनी आसान नहीं है कि सिर्फ नीतीश के बेटा होने के कारण वह सीएम बन जाएंगे। इसलिए ललन सिंह और संजय झा चल रही है। संजय झा के साथ बैठक हुई है नीतीश कुमार की, तब जब तेजस्वी यादव के साथ 40 मिनट की हुई बैठक के बाद हुआ है और उसके बाद आज तेजस्वी यादव रोड शो कर रहे हैं, यानी कि राजभवन घेरने की तैयारी कर रहे हैं और अब इस वक्त वह निकलने वाले हैं सड़कों पर। कई सारे रास्ते बंद कर दिए गए बिहार में। तो नीतीश कुमार के 85 विधायक और 12 सांसद, नीतीश कुमार की यह चाल कि नीतीश कुमार अब 130 विधायकों की सूची तैयार कर रहे हैं। तेजस्वी ने 133 की सूची तैयार कर दी है, जिसमें 5 असुद्दीन ओवैसी के नीतीश कुमार के संपर्क में और उनके समर्थन में है और एक बहुजन समाज पार्टी का विधायक भी नीतीश कुमार के समर्थन में, और यह 6 के 6 विधायक नीतीश कुमार से मुलाकात भी कर ली है। ऐसे में मोदी सरकार के लिए यह संकेत और संदेश दोनों अच्छे नहीं है। यानी कि जैन जी का आंदोलन जो है, राहुल गांधी ने पानी पिला दिया। अब ऐसा लगता है, और इंडिया गठबंधन में जश्न का माहौल है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ऐसे में नीतीश और नायडू से बात बन गई है, क्योंकि हर तरफ से यही इशारा मिल रहा है। ऐसे में
जो नीतीश नायडू का साथ अगर मिल रहा है इंडिया गठबंधन को, तो इसका श्रेय जो जाएगा ना, यह प्रयास कांग्रेस के 99 सांसदों का भी है, अखिलेश यादव के 37 सांसदों का भी है। क्योंकि अखिलेश यादव हैदराबाद तक मुलाकात करने चले गए थे चंद्रबाबू नायडू के लोगों से, और वहां जाकर के बड़े बड़े नेता जो नजदीकी हैं चंद्रबाबू नायडू को, उनसे मुलाकात हुई, रेवंत रेड्डी से मुलाकात हुई, सीएम से, सबसे मुलाकात करके सबको निमंत्रण दे रहे थे, आइए मिलके करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को भी ऑफर्स मिलते रहे। नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने तो लफाबाजी कर दिया, वादा खिलाफी कर दिया, लेकिन इंडिया गठबंधन तो लफाबाजी नहीं करे। इंडिया गठबंधन को जितना तोड़ने की कोशिश की मोदी ने, उतने ही इंडिया गठबंधन जुट गया। कमी रही कि ममता बनर्जी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल हमेशा मोदी को कुर्सी पर बिठा के रखे, पर्दे के पीछे से मोदी को समर्थन करते रहे। लेकिन जब ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ा गया और चुनाव को चोरी कर लिया गया बंगाल में, तब ममता बनर्जी को नजर आया कि भारतीय जनता पार्टी असल में है कैसी। लेकिन सत्ता था तो गुमान था, इंडिया गठबंधन का कभी नेतृत्व करने की बात करती थी, कभी कुछ करती थी, कभी कुछ करती थी, लेकिन सत्ता जब हाथ से गया, पार्टी टूट गई, तो सारा घमंड चूर चूर हो गया। वैसे ही जैसे इस वक्त मोदी का घमंड चूर चूर हो रहा है। तो फिर आखिरकार इंडिया गठबंधन के शरण में आई, कांग्रेस के शरण में आई। कांग्रेस ने भरपूर साथ दिया, उन्हें दुत्कारा नहीं बल्कि उन्हें अपनाया, सपोर्ट किया, साथ दिया। लेकिन आज भी ममता बनर्जी जूझ रही हैं अपने अस्तित्व के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आतंक मचाई हुई है टीएमसी के लोगों पर, लेकिन जिन 20 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा था, सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भी नोटिस थमा दी है, उनकी सदस्यता को रद्द करने के लिए तलवार लटकी हुई है। और महासचिव टीएमसी के अभिषेक बनर्जी ने भी ओम बिरला से मुलाकात की और उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की। जब नहीं सुने तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब कपिल सिब्बल उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और नोटिस जारी हो चुका है, कभी भी उनकी सदस्यता जा सकती है, क्योंकि वह बाहर तो एनसीपीआई के कहे जाते हैं, लेकिन लोकसभा के अंदर टीएमसी के कहे जा रहे हैं। यानी कि टीएमसी ने किसी बात पर अगर जारी कर दिया, व्हिप जारी कर दिया, तो फिर उनकी सदस्यता एक झटके में चली जाएगी अगर पार्टी लाइन से वह अलग गए। व्हिप जारी होने का मतलब कि पार्टी लाइन को क्रॉस किया आपने तो आपकी सांसदी ऑटोमेटिक चली जाएगी। तो फंस गए हैं वह लोग 20 के 20, और किसी को भी वापस लेने के लिए तैयार नहीं अब टीएमसी है। यानी कि गद्दारों को सजा मिलेगी। लेकिन जेनजी ने जिस तरह से इंडिया गठबंधन को फिर एक कर दिया है, इस देश के लोकतंत्र और संविधान को इस देश के जेनजी ने कहीं न कहीं बचा लिया। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।